आज अपन डिस्कस करेंगे एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर। देखो इससे पहले मैं एक वीडियो बना चुका हूँ जिसमें हमने डिस्कस किया था कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली अ रजिस्टर, यानी एसी सर्किट में सिर्फ रजिस्टर हो तो उसका क्या बिहेवियर होता है, यानी कि उसके अंदर जो करंट होता है और उसके अंदर जो ईएमएफ होती है उसमें क्या रिलेशन होता है। तो वहाँ हमारा कंक्लूजन ये निकला था कि करंट और ईएमएफ, वैसे तो हमने देखा था कि करंट और ईएमएफ लीड और लैग करते हैं। जैसे कि जब फेजर डायग्राम हम पढ़ रहे थे वहाँ हमने क्या बोला था कि करंट आगे आगे चल रहा है तो हम बोलते थे करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को, अगर ईएमएफ आगे चल रही है तो करंट, तो हम क्या बोलते थे ईएमएफ लीड कर रही है। तो लीड और लैग वाला कॉन्सेप्ट ने फेजर डायग्राम में पढ़ा था कि लीड और लैग का मीनिंग क्या होता है। लेकिन यहाँ पर देखो ध्यान देने की बात क्या है कि जब हमने रजिस्टर पढ़ा था तो वहाँ पे हमने सिर्फ इतना बोला था कि भाई फेज एंगल जीरो था दोनों के बीच में, क्योंकि जितना करंट बढ़ता था उतना ई बदल जाता था, जितना ई जीरो होता था तब करंट जीरो हो जाता था, जब ई मैक्सिमम होता था करंट मैक्सिमम हो जाता था, जब ई मिनिमम होता था करंट मिनिमम हो जाता था। तो वहां पर हमें कोई किसी भी तरीके का फेज एंगल देखने को नहीं मिला था, यानी जो वो फेजर्स थे उनके बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं था। लेकिन ऐसा इंडक्टेंस वाले केस में नहीं है, यहाँ पे आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। तो देखो पहले बात तो ये समझ लो कि टॉपिक कैसे आता है। या तो ऐसे बोलेगा एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, यानी एक एसी सर्किट है और उसके अंदर इंडक्टर है और हमें स्टडी करना है कि भाई उस इंडक्टर के वजह से जो ईएमएफ और करंट है उसमें क्या रिलेशन रहेगा। या फिर एक बात और अच्छे से समझ लो, फेजर डायग्राम्स को जो हम थ्योरेटिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि पहले थ्योरी लिख दी गई फिर प्रैक्टिकल किया, भाई पहले प्रैक्टिकल हुआ फिर थ्योरी लिख रहे हैं। यानी प्रैक्टिकल में अगर प्रूव हो जाएगा कि करंट लीड कर रहा है ईएमएफ को तो थ्योरी में लिख दिया जाएगा कि करंट लीड कर रहा है और इसको शो कराओ, दिखाओ डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। और अगर प्रैक्टिकल दिखेगा कि करंट लैग कर रहा है यानी कि ईएमएफ लीड कर रहा है तो आपको यहां दिखाना पड़ेगा कि करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है। तो पहले तो माइंड में ये क्लियर कर लो कि थ्योरेटिकल बेसिस पे प्रैक्टिकल रिजल्ट नहीं हो रहा, प्रैक्टिकल करने के बाद उसके बेसिस पे थ्योरेटिकल रिजल्ट की बात हो रही है। तो इसीलिए अब हमें जब हमने प्रैक्टिकल किया होगा इस चीज का कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, तो वहां में क्लियर हो चुका होगा कि कौन लीड करेगा कौन लैग करेगा। तो इसीलिए इस वाले टॉपिक को यानी एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर वाले टॉपिक को ऐसे भी बोल सकती हो कि अ साइनसॉइडल ईएमएफ इज अप्लाइड टू अ सर्किट, एक साइनसॉइडल ईएमएफ को अप्लाई किया गया यानी कि ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ को अप्लाई किया गया किसी भी सर्किट के अंदर। इंडक्टर था सिर्फ ओनली सो डैट आपको शो करना है, क्योंकि प्रैक्टिकल में प्रूव हो चुका, प्रैक्टिकल ने रिजल्ट दिखा दिया कि करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज बाई पाई बाई 2 रेडियन यानी कि 90 डिग्री, यानी करंट लैग कर रहा है बिहाइंड द ईएमएफ। यानी समझ पा रहे हो कि अब आपको ये तो क्लियर हो चुका कि इंडक्टर के अंदर जब आपका एसी सर्किट है उसमें इंडक्टर लगा हुआ है उसके अंदर करंट क्या करेगा, लैग करेगा वोल्टेज के पीछे, क्योंकि प्रैक्टिकल में दिख गया होगा ना, जब प्रैक्टिकल किया होगा भाई तो प्रैक्टिकल में दिख गया करंट लैग कर रहा है। जैसे रजिस्टर के केस में तो क्लियर है, ना तो करंट लीड करता ना करंट लैग करता, ना ईएमएफ लीड करता ना ईएमएफ लैग करता। ईएमएफ जितना बदला करंट उतना बदल गया, ईएमएफ जितना बदला करंट उतना बदल गया, ईएमएफ मैक्सिमम करंट मैक्सिमम, ईएमएफ मिनिमम करंट मिनिमम। यानी वहां तो आपका ना तो कोई लीड करता ना कोई लैग करता। लेकिन इंडक्टर के केस में ऐसा होता है कि लीड या लैग होगा। तो ये बात मैं पहले से क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो थ्योरी है, इसमें चाहे तो हम ये भी प्रूव कर दें कि भैया करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को, अगर हम चाहें मैथमेटिकली तो हो सकता है हम ये भी प्रूव कर पाए करंट लीड कर रहा है वोल्टेज को। लेकिन थ्योरी बदलने से प्रैक्टिकल थोड़ी ना बदल जाएगा। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं आपको पहले से माइंड में होना चाहिए कि करंट लीड करेगा या लैग करेगा। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं टॉपिक स्टार्टिंग में, वो क्लियर आपको पढ़ते पढ़ते समझ आ जाएगा किसी एक पॉइंट पर, जब मैं समझाऊंगा कि मैंने ये बात क्यों बोली थी पहले ही कि प्रैक्टिकल रिजल्ट आपके माइंड में होना चाहिए। अब मेरे माइंड में क्लियर है मुझे करंट को लैग कराना है बिहाइंड द वोल्टेज, क्लियर है माइंड में। अब इसके तरीके से हम थ्योरी करते चलेंगे कि करंट किस तरीके से लैग कर रहा है, कितना 90 डिग्री, किससे, वोल्टेज से, यानी हमारी वोल्टेज लीड करेगी। तो यही सारी बातें हम अपन आज की इस वीडियो में करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन आज की वीडियो। हेलो दोस्त, जय हिंद जय भारत। आज का हमारा टॉपिक है कि एसी सर्किट कंटेनिंग ओनली एन इंडक्टर, यानी कि इस एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, इंडक्टर है। ठीक है भाई, हमारे पास ईएमएफ ई है तो इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर, इसका ईएमएफ होगा ई नॉट साइन ओमेगा टी। ओके, और इसमें इंडक्टर लगा हुआ है जिसका इंडक्टेंस एल है। तो आपको इंडक्टर के बारे में और इंडक्टेंस के बारे में आई होप आपको पता होगा, मैं ऑलरेडी इस वजह से वीडियो बना चुका हूँ, वरना आप डालो इंडक्टेंस बाई मास्टर जी फिजिक्स वाले तो हो सकता है कि वो मेरी वीडियो आपको ऊपर मिल जाए, आप उस वीडियो को देख लो, या फिर आप प्ले लिस्ट में जाकर सीक्वेंस में देख रहे हो तो आपने ऑलरेडी वो मेरा वीडियो देख लिया होगा। तो आपको पहले से इंडक्टर इंडक्टेंस के बारे में पता होना चाहिए क्या होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत आइडिया तो हालांकि मैं यहाँ भी दे दूंगा, ऐसी बात नहीं है, पर पता होना चाहिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। एन इंडक्टर ऑफ इंडक्टेंस एल, एक इंडक्टर है जिसका इंडक्टेंस एल है, कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग ईएमएफ ई इज गिवन बाई,
यानी एक इंडक्टर, जिस तरीके से पिछली वाली वीडियो में हमने सिर्फ अकेला एक रजिस्टर लगाया था एसी सर्किट में और स्टडी की थी ई और आई के बीच में, सेम यहाँ पर इस बार हमने सिर्फ इंडक्टर लगाया है। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ इंडक्टर क्या है। देखो इंडक्टर क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर करंट आता है तो जैसे इसके अंदर करंट आता है तो ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ये थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनाएगा, यानी एज कम्पेयर टू बाकी जो सर्किट है या कंपोनेंट है उसके कंपेरिजन में ऐसे समझ लो कि इसका मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा बनेगा। अब आपको पता है जब भी करंट फ्लो करे किसी में से मैग्नेटिक फील्ड जाए तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी ये अपना एक ईएमएफ इंड्यूस करेगा। तो मोटा मोटा मैंने आइडिया दे दिया कि ये क्या है, ये एक तरीके से एनर्जी स्टोर करता है, लेकिन किसके फॉर्म में, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में, यानी ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा इसका अच्छा खासा, किसका, इस इंडक्टर का। तो आइडिया हो गया कि भाई क्या है ये। ओके, we assume that the inductor has negligible resistance, thus the circuit is purely inductive AC circuit। यानी कह रहे हैं कि इस इंडक्टर का नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस, अगर रेजिस्टेंस नहीं है तो ये प्योरली क्या हो गया, इंडक्टिव एसी सर्किट हो गया, सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर एसी सर्किट में कनेक्ट है। बात क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आगे बात आती है, एज द ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो थ्रू द इंडक्टर, अब बैक ईएमएफ इस सेटअप विच अपोज द अप्लाइड ईएमएफ। मैंने अभी भी बताया कि जब भी मेरा ये इंडक्टर जो है, जब भी इस इंडक्टर में क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है, तो यहाँ पर एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाती है। ईएमएफ इंड्यूस क्यों होती है, क्योंकि आप लोगों ने पढ़ा है करंट फ्लो करेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड बनने की वजह से क्या होगा, यहाँ ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, या फिर ऐसे कह लो सेल्फ इंडक्शन हो जाता है। सेल्फ इंडक्शन वाला टॉपिक पढ़ा था ना, तो वहाँ आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है इसके अंदर। अब ये क्या करता है, जिस ईएमएफ ने इसको प्रोड्यूस किया, यानी एक तो ईएमएफ था उसकी वजह से करंट आया, ठीक है, तो इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसको ही अपोज करेगा, इसका जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ वो क्या करेगा, इसको ही अपोज करेगा। तो आपको याद होना चाहिए, इसलिए मैं बोला वो टॉपिक आपने पहले पढ़ रखा हो। तो इसका जो ईएमएफ होता था उसे बोलते थे हम बैक ईएमएफ, वहां पे याद हो तो क्या बोलते थे, बैक ईएमएफ। तो बैक ईएमएफ की जो वैल्यू होती थी वो होती थी माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, इक्वल टू होता था माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, डी आई अपॉन डी टी, यानी कि जो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होता है वो अपने ही सोर्स को क्या करता है, अपोज करता है। यानी कि कोई ना कोई इसका सोर्स था, भाई जब सोर्स था तभी तो इसके अंदर क्या आया, करंट आया। अब करंट जैसे ही आया, अब इसने क्या किया, जब जैसे इसमें करंट इंड्यूस हो गया तो इसने उसी को अपोज करना शुरू कर दिया, उसी करंट को अपोज करना शुरू कर दिया, उसी ईएमएफ को अपोज करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो बैक ईएमएफ कितना होता है, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी सेटअप अपोज द अप्लाइड ईएमएफ, यानी इस इंडक्टर के अक्रॉस एक बैक ईएमएफ इंड्यूस हो गया, कितना, माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। ये कैसे आया भाई, ये मैं फिर से बोल रहा हूँ, इंडक्टर वाला टॉपिक, इंडक्टेंस वाला, सेल्फ इंडक्टेंस वाला टॉपिक आपको पता होगा तो वहां पता चल जाएगा कि जो ईएमएफ का मैग्नीट्यूड होता था, या तो जाके उस वीडियो को देख लो या माइंड में ये रखो कि जो ईएमएफ इंड्यूस होता है ना इस इंडक्टर में, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो ई इक्वल होता है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। तो इसका मैग्नीट्यूड वही लिख दिया, ई इक्वल टू माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी, ठीक है। नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ, अब नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना हो जाएगा, ध्यान से समझना कि भाई ये अपन का क्या है, ये अपन का एसी सर्किट है, यहाँ क्या लगा हुआ है, इंडक्टर लगा हुआ है, एक ईएमएफ तो इधर जा रहा है ई, एक ईएमएफ ई इधर हो गया, एक इसको अपोज कर रहा है जो कि है माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी। अब आप एक बात बताओ, अगर ईएमएफ दोनों अपोजिट डायरेक्शन में तो नेट ईएमएफ कितना होगा, ऑब्वियसली जो ये इंड्यूस हुआ है वो इतना ज्यादा तो नहीं होगा कि पूरा का पूरा खत्म कर पाए, भाई मैक्सिमम तो यही रहेगा जो इसका सोर्स है। तो नेट ईएमएफ कितना होगा, नेट ईएमएफ हमारा होगा जो टोटल ईएमएफ है, यानी कि इस डायरेक्शन में, और इसको अपोज करने के लिए एक आ गया माइनस का एल डी आई अपॉन डी टी इस डायरेक्शन में, तो नेट ईएमएफ कितना हो गया, ये माइनस दिस। ये तो सीधी सी बात है, तो फोर्स में भी होता है कि भाई 7 न्यूटन की फोर्स इधर से लगी, 2 न्यूटन की फोर्स इधर से लगी, तो नेट फोर्स कितनी होगी, 7 न्यूटन इधर, 2 न्यूटन इधर, यानी नेट फोर्स होगी 5 न्यूटन की। तो सेम यहाँ पर है, तो ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, तो ये हो गया नेट ईएमएफ। तो यहाँ वही बोला है नेट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ कितना होगा, ई माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। यहाँ तक बिल्कुल बात क्लियर है, ठीक है। बट दिस ईएमएफ मस्ट बी जीरो बिकॉज देयर इज नो रेजिस्टेंस इन द सर्किट। अब ये क्या कह रहा है कि भाई जो ईएमएफ में चेंज है वो जीरो होगा, क्यों होगा, ईएमएफ ड्रॉप क्यों करता है ये बताओ। किसी भी सर्किट के अंदर ईएमएफ कम या ज्यादा कब होता है, जब रेजिस्टेंस हो, अगर रेजिस्टेंस होगा तो ईएमएफ की वैल्यू कम होगी ना, ईएमएफ ड्रॉप करेगा। अब ये क्या कह रहा है कि ईएमएफ जो चेंज हुआ है, टोटल ईएमएफ जीरो नहीं, ईएमएफ जो चेंज हुआ है वो कितना होगा, जीरो होगा। क्यों, क्योंकि भाई इसमें कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है, ये कहना चाह रहा है, ठीक है। थोड़ा ये आइडियल सिचुएशन है कि मान के चल रहा रेजिस्टेंस नहीं, हालांकि थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस तो वैसे भी होता है क्योंकि इंडक्टर अपने खुद का एक रेजिस्टेंस देगा, लेकिन फिलहाल ये क्या कर रहे हैं कि जब इसमें प्योर इंडक्टिव है, प्योर इंडक्टिव एसी सर्किट है, जब इसमें रजिस्टर नहीं है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो कोई चेंज नहीं होगा ईएमएफ में, यानी कि जितना ईएमएफ है उतना ही रहेगा, कुछ बदलेगा ही नहीं। ये चेंज इन ईएमएफ होगा क्योंकि रजिस्टर होता, पोटेंशियल ड्रॉप होता कि भैया 10 वोल्ट दिया था, वहां पे 8 वोल्ट रह गया, यानी 2 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप हो गया। लेकिन यहाँ पर तो नेट ईएमएफ चेंज ही नहीं होगा क्योंकि कोई भी रजिस्टेंस नहीं है, तो इन्होंने बोला जो चेंज इन ईएमएफ है ना वो जीरो रहेगा।
फिर से बोल रहा हूँ ईएमएफ जीरो नहीं रहेगा, जो चेंज इन ईएमएफ है जो हमने यहाँ निकाला है, चेंज इन ईएमएफ ई माइनस एल डी अपॉन डी टी, तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि ई माइनस एल डी अपॉन डी टी इक्वल्स टू जीरो, यानी ई इक्वल्स टू हो गया एल डी अपॉन डी टी। तो सीधी सी बात तो आपको वैसे ही समझ में आ गई ये वाली कि भाई नेट ईएमएफ क्या कह रहा है, चेंज नहीं होगा, तो जितना ई है उतना ही क्या हो गया एल डी अपॉन डी टी। तो ई माइनस एल डी अपॉन डी टी चेंज इन ईएमएफ जीरो था, तो ई इक्वल्स टू वैल्यू निकला एल डी अपॉन डी टी। यहाँ तक किसी तरह कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अब एक तो ईएमएफ की ये वैल्यू हो गई एल डी अपॉन डी टी। अब आपको पता है कि किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पर अगर मुझे ईएमएफ निकालना हो तो कैसे निकालता हूं मैं, ई नॉट साइन ओमेगा टी, या करंट निकालना होता तो कैसे निकालता हूं, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू माइनस एल डी अपॉन डी टी मैं कह सकता हूं या नहीं, किसी को कोई दिक्कत, क्योंकि भाई ई इक्वल्स टू कितना हुआ है अभी मेरा एल डी आई अपॉन डी टी, और मुझे पता है किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पर जो ई की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल्स टू एल डी आई अपॉन डी टी हम कह सकते हैं। बिल्कुल क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें नोट कर लो या इसकी सॉल्व लो, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट कर लिया यहाँ तक मेरे भाई, ठीक है। तो अभी तक आपको क्या क्लियर हो गया, आपको ये क्लियर हो गया कि जब इंडक्टर के अंदर हमने क्या किया, एसी सोर्स लगाया ईएमएफ का, तो क्या किया उस इंडक्टर ने एक अपना बैक ईएमएफ दिया जो कि इसको अपोज किया, लेकिन हमें पता चला कि जो बैक ईएमएफ है उसका क्या है, जो बैक ईएमएफ है और जो नेट ईएमएफ है उनमें जो चेंज हो रहा है वो जीरो चेंज हो रहा है, यानी कि यहाँ से हमने ई इक्वल्स टू एल डी अपॉन डी टी को लिख लिया और ई की वैल्यू लगा दी ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी अपॉन डी टी। अब आगे देखो क्या करने वाले हैं, ध्यान से समझना। अब देखो ध्यान दो, एक बात बताओ कि क्या मैं ये लिख सकता हूँ डी आई इक्वल्स टू ई नॉट एल साइन ओमेगा टी, क्योंकि देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है अपन का, यहाँ पे लिखा हुआ ई नॉट साइन ओमेगा टी एल डी आई अपॉन डी टी। थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि क्या करने वाला हूँ मैं। देखो क्या करने वाला हूँ, हमारा टारगेट क्या था, हमारा टारगेट ये है कि करंट और ईएमएफ में रिलेशन पता करना। इसके अंदर कितना ईएमएफ है वो तो बात क्लियर हो चुकी है, ई इक्वल्स टू है ई नॉट साइन ओमेगा टी, लेकिन मुझे यहाँ पर ये नहीं पता चला कि कितना करंट है, तो मैं कैलकुलेट करने जा रहा हूँ टोटल करंट, ताकि जैसे मैं टोटल करंट पता चल जाए और टोटल ईएमएफ तो पता ही ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दोनों में मैं रिलेशन बता पाऊंगा इस सर्किट के अंदर। ठीक है, तो करंट पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा, करंट को अकेला छोड़ता हूँ, बाकी सब यहाँ पहुंचाएगा। तो देखो ध्यान से समझना, dt को यहाँ पहुंचा दो, l को भी यहाँ पहुंचा दो, तो क्या बन जाएगा एक्सप्रेशन, देखो ई नॉट साइन ओमेगा टी पहले से है, ई नॉट साइन ओमेगा टी पहले से है, dt इधर आ गया dt, और l कहाँ आ गया, नीचे आ गया, इक्वल्स टू डी आई। तो क्या मैं कह सकता हूँ ई नॉट साइन ओमेगा टी डी टी अपॉन एल इक्वल्स टू डी आई, सिर्फ dt को वहाँ पहुंचाते l को पहुंचाते डी आई इक्वल्स टू, क्लियर है। तो यही वाली एक्सप्रेशन को मैंने नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, देखो यहाँ पे डी आई इक्वल्स टू क्या हो गया, ई नॉट अपॉन एल साइन ओमेगा टी डी टी, ठीक है, ई नॉट एल साइन ओमेगा टी डी टी, बिल्कुल क्लियर। अब देखो इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए टोटल करंट। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूँ तो देखो डी आई टोटल इंटीग्रेट करूंगा, मुझे टोटल करंट पता चल जाएगा, और मेरा वही ये टारगेट की टोटल करंट पता करना। ठीक है, इस सर्किट के अंदर टोटल करंट कितना है, अब ध्यान से समझना, इसको इंटीग्रेट करूंगा डी आई को, इसको भी इंटीग्रेट करूंगा। अब इंटीग्रेशन आप ध्यान से समझते चलना, ई नॉट अपॉन एल, ई नॉट अपॉन एल क्या है, इसे तो बाहर ले सकता हूँ, कॉन्स्टेंट है, ठीक है भाई। तो डी आई इक्वल्स टू ई नॉट अपॉन एल को मैंने बाहर ले लिया, साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, साइन थीटा का माइनस कॉस थीटा, तो माइनस का कॉस ओमेगा टी, माइनस कॉस ओमेगा टी डी टी, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट, कितना आ गया, माइनस कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो वही लिखा देखो, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस ओमेगा टी, तो माइनस का साइन आ गया माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल प्लस कॉन्स्टेंट। यहाँ तक क्लियर है। तो टोटल करंट की वैल्यू मेरी इतनी आ गई, टोटल करंट की वैल्यू में कितनी आ गई, आई इक्वल्स टू माइनस का ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी प्लस कॉन्स्टेंट। अब तो ध्यान से समझना, एज द अप्लाइड ईएमएफ इज साइनसॉइडल, जो अप्लाइड ईएमएफ है वो साइनसॉइडल है, वी एक्सपेक्ट द करंट आल्सो टू बी साइनसॉइडल। भैया ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ है तो करंट भी कैसा होगा, ऑल्टरनेटिव होगा, तो ऑब्वियसली सीधी सी बात है, ओके। थस द एवरेज वैल्यू ऑफ करंट आई मस्ट बी जीरो ओवर अ टाइम पीरियड, यानी ये कह रहा है कि एवरेज वैल्यू करंट की टाइम पीरियड में जीरो होती है। कैसे, ये मैंने तब भी पढ़ाया था, एवरेज टाइम वो पढ़ाया था, एवरेज करंट पढ़ाया था, तो इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा एवरेज करंट वाली वीडियो आपने देखी होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि एवरेज करंट की वैल्यू कितनी होती है ऑल्टरनेटिव करंट में। लेकिन थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ आपको, पता ऑल्टरनेटिव करंट इस तरीके से चलता है, ठीक है। अब हाफ साइकिल में पॉजिटिव होता है, हाफ में नेगेटिव होता है, तो एक टाइम पीरियड के अंदर जो आई एवरेज आता है, याद रखना वो जीरो आता है टी टाइम पीरियड में। टी टाइम पीरियड मतलब क्या, एक साइकिल में, इस चीज को याद रख लो, या आपने पढ़ रखा है तो बहुत अच्छी बात है। यानी जब एक साइकिल पूरी होती है ना इसकी ऑल्टरनेटिंग करंट की, तो आई एवरेज जो आता है टी टाइम पीरियड में, टी टाइम पीरियड कह लो चाहे एक साइकिल कह लो, क्योंकि टी टाइम पीरियड आएगा ही तब जब एक साइकिल पूरी हो चुकी होगी, तो टी टाइम पीरियड में आई एवरेज जीरो होता है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, एज द अप्लाइड ईएमएफ इज साइनसॉइडल वी एक्सपेक्ट द करंट आल्सो टू बी साइनसॉइडल, करंट भी साइनसॉइडल होगा, तो एवरेज ऑफ द करंट आई मस्ट बी जीरो ओवर अ टाइम पीरियड, यानी एक टाइम पीरियड टी पर जो एवरेज करंट हो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ओके। नाउ द एवरेज ऑफ कॉस ओमेगा टी इज जीरो ओवर अ टाइम पीरियड, हेंस द
द इंटीग्रेशन कांस्टेंट इन द अबव इक्वेशन मस्ट बी 0 देन I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी। अब तो ध्यान की बात समझ लो, छोटी सी क्या कहना चाह रहा है, ये I एवरेज 0 होगा। I एवरेज 0 कब होगा, जब ये चीज 0 होगी। अगर 0 में कुछ ऐड हो गया कांस्टेंट तो क्या कभी वो 0 हो पाएगा भाई? सीधी सी बात बताओ, अगर इसकी कुछ भी वैल्यू हो, इसमें ये अगर ऐड हो रहा है कुछ भी, तो क्या वो 0 हो पाएगा? ये 0 कब हो सकता है, जब या तो दोनों 0 हो, दोनों क्या हो 0 हो। तो इस केस में ये क्या बोल रहे हैं कि इस कांस्टेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, या कह लो कि 0 होनी ही चाहिए, क्योंकि I इक्वल्स टू निकला है मेरा माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस कांस्टेंट, और I एवरेज मेरा 0 होता है। तो ये तभी पॉसिबल है जब ये कांस्टेंट भी क्या हो 0 हो। तो उन्होंने कांस्टेंट को उड़ा दिया, कांस्टेंट क्या कर दिया, उड़ा दिया, यानी कांस्टेंट 0 तो उसको हटाओ। अब क्या रह गया, I इक्वल्स टू मैथ्स का ई नॉट ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। कहानी समझ में आई, इन्होंने क्या किया, कांस्टेंट को उड़ा दिया। तो I इक्वल्स टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल कॉस ओमेगा टी। अब हमें पता है ई नॉट अपॉन ओमेगा एल ये क्या होगा, मैक्सिमम करंट, तो इसको हम मैक्सिमम करंट लिख देंगे I नॉट कॉस ओमेगा टी, यानी वैल्यू जो मिली वो ये मिली, I इक्वल्स टू आई नॉट माइनस आई नॉट, ये माइनस यहाँ पर है कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक बात क्लियर है कि नहीं? यानी जो मैक्सिमम करंट है वो आपका आई नॉट है, और जो कोई भी इंस्टेंटेनियस करंट है वो आई है, कितना है, आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी। यानी आपको टोटल करंट पता चल गया कि कितना उस सर्किट के अंदर किसी भी टाइम टी पर होगा, वो आपको कैलकुलेट करा। तो कैसे कैलकुलेट करो, पता करो तो मैक्सिमम करंट कितना है और पता करो कॉस ओमेगा टी की वैल्यू। बात क्लियर है? अब देखो हम इसका बनाना चाहते हैं फेजर डायग्राम। अब आपको एक चीज पता है कि आई की वैल्यू, ई की वैल्यू क्या होती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी थी, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई की वैल्यू क्या आई है अभी भी आपकी, आई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, ये वैल्यू आई है। इन दोनों वैल्यू को ध्यान से देखो मेरे भाई। पहले एक बात कि ई की वैल्यू आई है ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो पहले से होती है, लेकिन इस सर्किट के अंदर जब हम लोगों ने करंट को कैलकुलेट किया, जब इस सर्किट के अंदर हमने करंट को कैलकुलेट किया, जो हमारा इंडक्टर लगा हुआ था, तो पता चला करंट की वैल्यू आई है माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो इन दोनों का कंपेरिजन हो सकता है, एक फंक्शन साइन का एक फंक्शन कॉस का। भाई कंपेरिजन तो तब होगा दोनों फंक्शन सेम होंगे, या तो उसको कॉस में करो या इसको साइन में करो। समझ रहे हो नहीं कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? भाई ऐसा तो नहीं हो सकता हाइट और वेट में कंपेयर कर रहे हो, भैया इस लड़के की हाइट ज्यादा है पर इसका तो वेट कम है, कंपेरिजन कर रहे हो। भाई क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो सकता है? या तो दोनों की हाइट पकड़ो कि भाई इसकी हाइट ज्यादा इसकी हाइट कम है, तो कंपेरिजन या तो हाइट में हो सकता है या कंपेरिजन वेट में कर लो कि भाई इसका वेट ज्यादा इसका वेट कम है, तो वेट में कंपेरिजन। अब कोई हाइट और वेट में कंपेयर करे, यार इसकी हाइट तो ज्यादा है पर इसका वेट कम है, देखो कंपेरिजन, क्या कंपेरिजन होगा, कुछ नहीं, हाइट और वेट का क्या कंपेरिजन होगा, दोनों अलग अलग है। तो कंपेरिजन किस में होता है, सेम क्वांटिटी और सेम कॉन्सेप्ट। यहाँ पर है भाई एक फंक्शन है साइन का एक है कॉस का, नहीं हो पाएगा कंपेरिजन, तो क्या करो इस आई को बदलो साइन में। तो अब मेरा नेक्स्ट टारगेट है कि इस आई की वैल्यू को कॉस में जो है उसमें साइन में बदल दो, क्योंकि इतना तो मैथ्स में हमें फ्रीडम होती है कि हम एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। जैसे 10 को क्या लिख सकता हूँ 5 + 5, 10 को क्या लिख सकता हूँ 7 + 3, समझ रहे हो ना, 10 को क्या लिख सकता हूँ 12 - 2, तो रहेगा तो 10 ही। तो सेम यहाँ पर है तो आई नॉट माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, लेकिन इसको एक्सप्रेस ऐसे करो कि साइन के टर्म में आ जाए जो भी वैल्यू आए, ताकि हम कंपेयर कर सकें। तो वही करते हैं अपन, ठीक है, इसे नोट कर रहा हूँ, नोट कर लो फिर आगे बढ़ता हूँ। यहाँ तक क्लियर है मेरे भाई, नोट कर लिया, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन का टारगेट क्या है कि उसको कॉस को बदलो, यानी कि जो ये लिखा हुआ है ना आई इक्वल्स टू माइनस का आई नॉट कॉस ओमेगा टी, इसको बदलना है। अब आप जानते हो कॉस थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा, ये तो मैथ्स के अंदर फॉर्मूले पढ़े होंगे। कॉस थीटा इक्वल्स होता है साइन 90 माइनस थीटा, π/2 यानी कि 90, 180/2 90। तो cos थीटा होता है sin 90 माइनस थीटा, तो मैं क्या इसको लिख सकता हूँ cos ओमेगा टी को sin 90 माइनस थीटा। तो देखो ध्यान से, इसे क्या लिख सकता हूँ मैं, माइनस का आई नॉट cos ओमेगा टी को लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा, यानी ओमेगा टी लिख सकता हूँ sin 90 माइनस थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा लिख दिया। अब ध्यान से समझना, इस माइनस को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है ना तुम्हें? ये आई इक्वल टू माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी पहले से एक्सप्रेशन है, हमने तो कुछ किया नहीं है भाई, माइनस आई नॉट, माइनस मैंने यहाँ लिख लिया आई नॉट, कॉस ओमेगा टी को लिख लिया मैंने sin 90 माइनस थीटा। अब मैं काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिख दूँ आई नॉट माइनस का साइन, ये मल्टीप्लाई में ही है, माइनस का साइन 90 माइनस ओमेगा टी, ऐसे लिख लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? अब ऐसा तुम कह रहे हो कि क्यों लिखा आपने, इस माइनस को अंदर क्या लिखा, माइनस साइन थीटा। याद करो माइनस साइन थीटा जो होता है किसके इक्वल होता है, साइन माइनस थीटा के, यानी अगर साइन के आगे माइनस है तो वो कहाँ से आया होगा, उसके एंगल के माइनस से, तो साइन माइनस थीटा इसके इक्वल होता है माइनस साइन थीटा। तो क्या माइनस साइन थीटा को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, भाई मैथ्स का फॉर्मूला है ये, इसमें मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। इस माइनस को दे दो अंदर, क्योंकि माइनस साइन थीटा को लिखने जा रहा हूँ मैं साइन माइनस थीटा, तो मेरा आई की वैल्यू आ जाएगी आई नॉट, और ये साइन माइनस अंदर चला जाएगा तो ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस 90, हाँ कि ना? अब चेक करो वही लिखा है कि नहीं लिखा, आई
इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू 90। इस 90 को क्या लिख दिया पाई बाई टू, 90 को क्या लिख दिया पाई बाई टू। तो क्लियर है, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, यानी चाहे बोलो माइनस आई नॉट कॉस ओमेगा टी, चाहे बोलो आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, इन्फॉर्मेशन सेम है, रिजल्ट सेम है, सिर्फ एक्सप्रेस कर दिया गया है अलग फंक्शन में। कोई प्रॉब्लम नहीं, इतना मैं सलाह करता है हमें। क्लियर है, अब ये भी साइन का फंक्शन और ई भी साइन का फंक्शन, अब कंपेयर अच्छे से हो जाएगा। ठीक है भाई, यहाँ पे जो इन्होंने समझा दिया, आई नॉट क्या था, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल द पीक वैल्यू ऑफ एसी, वो तो ठीक है, तो अच्छी बात है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपको क्लियर है माइनस साइन कहाँ गया भाई, माइनस साइन यहाँ तक था, यहाँ नहीं आया, क्योंकि ये माइनस साइन अंदर चला गया, तो साइन माइनस थीटा, माइनस साइन थीटा होता है, तो हमने माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा करके ओमेगा टी को शिफ्ट कर दिया पाई बाई टू को इधर, क्योंकि खुद सोचो ना माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा अंदर तो क्या होगा, माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो पाई बाई टू तो बन जाएगा माइनस का, और जो ओमेगा टी माइनस का वो बन जाएगा प्लस का, तो वही तो हुआ, ओमेगा टी बन गया प्लस का और पाई बाई टू बन गया माइनस का। तो आई इक्वल टू आ गया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, और ई इक्वल टू होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, इक्वल टू क्या होता है ई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि अब हम दोनों को आई और ई को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये भी साइन का फंक्शन और ये भी साइन का फंक्शन। बिल्कुल बात क्लियर है, नोट करना हो नोट कर लो इसको, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। नोट कर लिया, ठीक है। अब देखो आगे अपन का टॉपिक है फेज रिलेशन बिटवीन ई एंड आई, यानी कि यहाँ पर हम फेज रिलेशन देखेंगे, फेज एंगल पता करेंगे ई और आई के बीच में। अब याद करो टॉपिक के पहले मैंने बोल दिया था कि करंट क्या करेगा, यहाँ पे लैग करेगा, तो भाई वो तो क्लियर है करंट लैग करेगा, लेकिन बस उसे शो करना है डायग्राम की हेल्प से, ठीक है। और रजिस्टर वाले केस में तो भाई कोई भी लीड या लैग नहीं किया था, साथ साथ चल रहे थे। तो देखते हैं ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 इक्वेशन क्या मैं लिख देता हूँ, ई इक्वल टू है मेरा ई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई इक्वल टू अभी मेरा कितना आया, आई इक्वल टू मेरा अभी आया आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू, ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। क्लियर, इन दोनों को कंपेयर करो, किन किन को, इन दोनों को, यानी कि ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अब इसका क्या बनाने वाले हैं हम लोग, इनके बीच में देखेंगे कितना एंगल। अब ये तो क्लियर हो गया, देखो एंगल में डिफरेंस तो है, यहाँ एंगल है ओमेगा टी, यहाँ है ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो यही क्लियर हो गया मुझे साफ साफ कि करंट मेरा पीछे होगा, क्योंकि ओमेगा टी से पीछे पाई बाई टू है, ओमेगा टी से पीछे पाई बाई टू है, तो सीधी सी बात है कि करंट मेरा लैग करेगा, ईएमएफ मेरा लीड करेगा। लेकिन बस इसको डायग्राम में दिखा देंगे, प्रूफ तो यही हो गया, साफ साफ दिख रहा है। देख लो पहली बात क्या है, इनके बीच में फेज डिफरेंस है भाई, बिल्कुल है, फेज एंगल तो है, साफ साफ दिख रहा है फेज एंगल है, क्योंकि उसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, और यही पता चल गया कौन लीड कर रहा है, ईएमएफ लीड करेगा, करंट लैग करेगा, करंट पीछे होगा, ईएमएफ आगे होगा, डायग्राम में बनाएंगे। ओके, थस एन इंडक्टिव एसी सर्किट द वोल्टेज अहेड ऑफ द करंट इन फेज बाय 90 डिग्री। तो ये कह रहा है कि जो वोल्टेज है वो करंट के अहेड है, उसके आगे 90 डिग्री, वो तो साफ साफ दिख रहा है कि ओमेगा टी से ये माइनस पाई बाई टू, ये 90 पीछे है, करंट हमारा 90 पीछे है, तो ऑब्वियसली ईएमएफ हमारा 90 आगे होगा, ठीक है भाई, बात लिख दी है। और द करंट लैग बिहाइंड द वोल्टेज फेज बाय 90 डिग्री, या फिर ऐसे बोलो कि करंट लैग कर रहा है ईएमएफ से, या बोलो ईएमएफ लीड कर रहा है करंट को, मैंने पहले ही बोला था मीनिंग सेम है। और कितने एंगल से लीड कर रहा है, पाई बाई टू, यानी एक बात तो क्लियर है कि दोनों के बीच में जो फेज एंगल है वो तो लो यही लिख देता हूँ, ये लो फेज एंगल है मेरे भाई पाई बाई टू, ये क्लियर हो चुका। क्योंकि फेज एंगल क्या होता था भैया, फेज एंगल क्या होता था, फेज एंगल होता था दो फेजर्स के बीच में बनने वाला एंगल, तो ई और आई के बीच में एंगल है पाई बाई टू, तो फेज एंगल तो हो गया पाई बाई टू, यानी कि 90 डिग्री। फेज एंगल तो अच्छे से क्लियर हो गया, लेकिन रजिस्टर वाले केस में फेज एंगल जीरो था, रजिस्टर वाले केस में फेज एंगल मेरे भाई जीरो था, पर यहाँ पर है, ठीक है। इंडक्टर वाले केस में ओके, आगे बात करते हैं। दिस मींस दैट द वोल्टेज ई अटेन इट्स मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट अ क्वार्टर ऑफ साइकिल टी बाई 4 अर्लियर देन द करंट आई, यानी ये कह रहे हैं कि ईएमएफ अपनी मैक्सिमम वैल्यू करंट से पहले ले लेगा। भाई वो तो सही बात है, ईएमएफ आगे आगे करंट पीछे पीछे, जब ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू पे होगा करंट कहीं पीछे होगा, जब ईएमएफ मैक्सिमम वैल्यू से निकल जाएगा तब करंट पहुंचेगा, तो भाई वो तो अलग अलग टाइम पे होंगे, तो साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अटेन इट्स पीक वैल्यू क्वार्टर साइकिल लेटर देन द वोल्टेज, यानी वोल्टेज से क्या मिलेगा, वो लेटर मिलेगा। इसको ऐसे कंपेयर कर सकते हो, जो ये फेजर्स वगैरह होते हैं ना, ऐसे समझ लो कि दो बाइक वाले हैं, ठीक है। और एक बात तो पहले क्लियर कर दी थी कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ये फेजर डायग्राम में क्लियर करके चला था मैं कि भैया अल्टरनेटिंग करंट हो या अल्टरनेटिंग वोल्टेज हो, दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होती है, ये तो मस्ट है कंडीशन। एंगुलर वेलोसिटी अगर अलग अलग हो गई फिर तो गेम बदल जाएगा, फिर तो पता नहीं कौन कब लैग कर जाए, कब कौन लीड कर जाए। एंगुलर वेलोसिटी सेम, ये तब की कंडीशन हो रही है सारी। पता चला कि भैया वेलोसिटी बदल रही है, कि करंट अभी तो लैग कर रहा है, आगे जाके लीड कर जाए, पीछे तो कोई भी कर सकता है, लेकिन एंगुलर वेलोसिटी सेम है, तो जितनी एंगुलर वेलोसिटी करंट की उतनी ईएमएफ की, तो जीवन में कभी पीछे नहीं कर पाएगा वो।
क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि जितनी स्पीड से चल रहा है उतनी स्पीड से चल रहा है, लेकिन ये इसके पीछे है। ऐसे समझो बाइक वाले हैं दोनों ने सोचा हम रेस लगाते हैं, लेकिन कंडीशन है क्या रेस में कि हम सेम स्पीड से रहेंगे, ना तू स्पीड बढ़ाएगा ना मैं स्पीड बढ़ाऊंगा। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या हो गई, एक बाइक वाले ने आगे से स्टार्ट कर दिया, एक बाइक वाले ने पीछे किया। अब एक बात बताओ, कभी भी रेस में कंपटीशन हो पाएगा? क्यों? क्योंकि कंडीशन है कि भैया वेलोसिटी चेंज नहीं करोगे तो न तो पीछे बाइक वाला चेंज करेगा ना आगे की बाइक वाला चेंज करेगा। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, आगे बाइक वाले ने पहले शुरू कर दी, तो अब हमेशा ऐसे ही चलता रहेगा, आगे बाइक वाला आगे रहेगा, पीछे वाला पीछे रहेगा, क्योंकि ये वेलोसिटी बदल नहीं सकते और उसने ऑलरेडी या तो एक जगह से चलते एक साथ और सेम वेलोसिटी से चलते तो सेम साथ चलते। लेकिन दिक्कत क्या हो गई, एक चला पीछे से एक चला आगे से, वेलोसिटी बदलने अलाउ नहीं है, तो यानी कि हमेशा ऐसे ही चलेंगे। तो सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो जब अभी हम वो बनाएंगे ना फेजर डायग्राम, तो वहां हमें क्लियर होगा कि करंट कहीं पीछे से चल रहा होगा। करंट क्या हो रहा होगा, लेट शुरू हो रहा होगा। पीछे से चलना मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा तो नहीं रुका हुआ है, यानी करंट लेट चला होगा, यानी ईएमएफ पहले आ गया होगा और करंट लेट आया होगा, इसीलिए करंट क्या रह गया, पीछे रह गया। तो वही बोला करंट लैग कर रहा है या ईएमएफ लीड कर रहा है। कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा क्लियर हुआ मेरे भाई, क्या कहना चाहता हूँ, क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? ओके, फेज एंगल पता चल गया। अब इसका डायग्राम बना लेंगे हम आगे। अब देखो डायग्राम लगाते हैं, फिगर शोज दैट फेजर डायग्राम फॉर एन इंडक्टिव एसी सर्किट। तो देखो दो डायग्राम बनाए, दोनों ही दो डायग्राम क्यों बना रहा हूँ, पहले रजिस्टर वाले केस में भी समझाया था कि इस डायग्राम से कन्वीनियंट होता है ये वाला डायग्राम, इसीलिए हम दो बना रहे हैं। इन्फॉर्मेशन तो इससे भी मिलती है इससे भी मिलती है, लेकिन इससे क्या होता है अपन को ज्यादा अच्छे से इन्फॉर्मेशन मिल पाती है। तो वही वाली बात कि अब देखो कैसे डायग्राम बने, ध्यान से समझना। अब हमें एक बात तो पता चल चुकी है, करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, कितना 90। पहले डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। मान लो ईएमएफ अभी यहाँ पर है, ईएमएफ यहाँ पर है ई। अब करंट क्या कर रहा है, लैग। तो पता है इसका फेजर डायग्राम कैसा हो जाएगा, करंट कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, फिर आई। करंट क्या होगा, आई। क्यों? क्योंकि 90 डिग्री पीछे रहना पड़ेगा, यानी ये रोटेट करेगा इस तरीके से, ये रोटेट करेगा इस तरीके से और ये रोटेट करेगा इस तरीके से। बात क्लियर है? ये आगे आगे ये पीछे पीछे 90, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अगर इसको तुमने ऐसे बनाया, मान लो ईएमएफ यहाँ दिखाया है, अब तुमने किसी ने ईएमएफ पहुंच गया यहाँ पे, ईएमएफ पहुंच गया यहाँ पे, ये मूव करके यहाँ पहुंच गया तो करंट पहुंच जाएगा मेरे भाई यहाँ पे आई। अब भी कितना डिफरेंस रहेगा, 90 डिग्री का। समझ लो ना, ईएमएफ यहाँ से उठ के यहाँ पहुंच गया तो ईएमएफ तो लीड कर रहा है, करंट लैग कर रहा है, तो करंट यहाँ से यहाँ आ जाएगा। तो अब भी इनके बीच का डिफरेंस कितना रहेगा, तो हर वक्त किसी भी पॉइंट पर, किसी भी इंस्टेंट टाइम पर करंट और ईएमएफ के बीच का जो एंगल रहेगा वो π/2 रहेगा, यानी फेज एंगल इनके बीच का 90 रहेगा, ये कंफर्म है। तो भाई यहाँ पर समझाने की कोशिश कीजिए, देखो ध्यान से समझना कि किसी भी इंस्टेंटेनियस पे ईएमएफ कितना है, ई। पहले इस डायग्राम को समझाता हूँ फिर इसको समझाऊंगा, ठीक है। किसी भी इंस्टेंटेनियस टाइम पे ईएमएफ है ई, कितना एंगल है, ओमेगा टी। अब आपको पता है कि जो करंट है, अब देखो इसको यहाँ बनाऊंगा मैं डायग्राम को, ये ईएमएफ ई है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है इस बार, ये किसी ओमेगा टी एंगल पर है ऑलरेडी, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है, ये आपकी क्या है एक्स एक्सिस, ये आपकी कहीं ना कहीं वाई एक्सिस, दोनों बना दी, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, कोई दिक्कत। अब इन्होंने क्या बोला है कि ईएमएफ मेरा ओमेगा टी एंगल पर है, क्योंकि भैया ईएमएफ जब आप दिखा रहे हो, ईएमएफ जब आप बना रहे हो तो कुछ ना कुछ एंगल पे तो ऑलरेडी वो होगा, ठीक है, ओमेगा टी एंगल पर है। अब ये भी हमें पता चला कि जो हमारा ईएमएफ है वो लीड कर रहा है 90 डिग्री करंट से, या ऐसे बोलो कि करंट हमारा लैग कर रहा है ईएमएफ से 90 डिग्री। तो इसका 90 डिग्री किधर होगा, ध्यान से समझना, इसका 90 डिग्री कुछ इस तरीके से होगा, देखो ये यू, मानते हो कि नहीं, यू 90 डिग्री। भाई इसका परपेंडिकुलर बनाना है ना, तो यहाँ बन गया, यानी उस टाइम पे करंट होगा यहाँ पे से छोटा बनाना पड़ेगा, करंट को क्या करना पड़ेगा, छोटा, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड कम होता है। क्लियर है? तो करंट हमारा कहाँ होगा, यहाँ पर होगा, तो बन गया 90 डिग्री। तो भाई वो समझना चाह रहा है कि ये अब बीच में इनके एंगल कितना है 90, और ये ओमेगा टी, तो बच्चा वो कितना हो गया ओमेगा टी, ये ओमेगा टी और ये कितना π/2, तो पूरा एंगल कितना हो जाएगा ओमेगा टी प्लस π/2। या तो ऐसे कह लो, या फिर एक तरीका क्या है कि देखो ये ओमेगा टी प्लस π/2 नहीं बोलेंगे, क्योंकि दो एंगल के बीच में ऐसे बोल सकते हो, वैसे ओमेगा टी प्लस π/2। कॉन्सेप्ट क्या है, ये एंगल कहाँ मेजर हो रहा है, पीछे की तरफ, तो ये क्या होगा माइनस में होगा, तो ये रहेगा ओमेगा टी माइनस π/2, क्योंकि तुम्हें पता है ना कि एंगल कैसे मेजर होता है, एंटी क्लॉकवाइज। अब ये मेजर हो रहा है इस तरफ, तो इस तरफ मेजर क्लॉकवाइज करोगे तो 90 में आएगा ना, तो π/2 किसमें दिखाई देगा, माइनस का π/2। तो जब ऐड करोगे दोनों को तो कितना आ जाएगा टोटल एंगल, ओमेगा टी प्लस माइनस का π/2। तो देखो ये मैं उतना ही आ जाएगा वापस से कि कितना करंट लैग कर रहा है ओमेगा टी माइनस π/2। क्लियर है? क्योंकि करंट में ये एंगल में यहाँ मेजर कर रहा हूँ माइनस π/2। क्लियर? वो इतना बड़ा पॉइंट नहीं है, वो आपको क्लियर हो चुका है कि करंट हमारा लैग कर रहा है 90 डिग्री से, यानी कि ओमेगा टी माइनस π/2। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है सारी चीजें। अब इन्होंने इसका ये बना दिया है वेव वाला डायग्राम। अब ये कैसे ना, ध्यान से समझना। इस डायग्राम को बनाने के लिए ना मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाता हूँ, वो ध्यान से समझना, ठीक है। मैं कुछ समझाने की कोशिश करूंगा, वैसे तो आपको डायग्राम समझ आ ही जाएगा, पर एक छोटी सी बात समझने की कोशिश करूंगा, उसको फील करना थोड़ा। जैसे मैंने बोला था ना कि बाइक वालों ने जो रेस स्टार्ट की वो अलग अलग जगह से स्टार्ट की,
देखो इस चीज को ना मैं एक डायग्राम से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस तरीके से, इस वाले डायग्राम को मैं खुद बना के आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से वेव करेगा। देखो ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये आपको पता है कि ये जो एक्सिस होती है ये आपको बताती है एंगल्स। ये क्या एक्सिस बताती है आपको? एंगल्स। ये बताता है आपको ई और आई, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे होता है π/2, यहाँ पर क्या होता है हमारा पाई, यहाँ पर क्या होता है 3π/2 और यहाँ पे हमारा होता है 2π। अगर आगे इस तरीके से है तो ये एक्स एक्सिस है, तो पीछे क्या होता है माइनस का π/2, इधर क्या होता है इसके आगे माइनस का पाई, ठीक है। तो ये एक एक्स एक्सिस बन गई, एक वाई एक्सिस बन गई। अब थोड़ा सा देखो ग्राफ को ध्यान से समझना, हमारा ईएमएफ मान लो यहाँ से शुरू हो गया, ईएमएफ यहाँ से शुरू हो गया, यहाँ से शुरू हुआ, तो मैं पता है इस तरीके से ये यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब ये हमने क्या बोला कि करंट जो हमारा 90 डिग्री लैग कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है, यानी कि इससे 90 डिग्री से पहले शुरू होगा, यानी ये शुरू हुआ इससे 90 डिग्री पीछे से शुरू होगा। तो इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा। देखो ध्यान से समझना, इसका जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ऐसे। देखो कुछ इस तरीके से ग्राफ बनेगा, ठीक है। अब मैं कहना क्या चाहता हूँ, ध्यान से समझना। देखो कॉन्सेप्ट पे जाऊँ, ये हमारा 0 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है, और करंट मेरा स्टार्ट हुआ है पीछे से, यानी 90 पीछे -π/2। तो इस तरीके का ग्राफ बनता है एक्चुअल में, क्योंकि भाई ये तो बढ़ती रहेंगी, इस तरीके से क्रॉस होती होंगी। लेकिन अब आप कहोगे कि ये ग्राफ कैसे बनाया, तो देखो ध्यान से समझना कि किसी भी चीज में आप कंपेयर कर रहे हो तो दोनों की पोजीशन तो फिक्स लोगे, यानी इस पोजीशन पे इसको लोगे, तो भाई इस पोजीशन पे इसको भी खत्म करना पड़ेगा, जो ये वाली पोजीशन है। तो इन्होंने क्या किया, इसको यहाँ से लेकर कहाँ तक मेजर किया, यहाँ तक किया। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ईएमएफ का ग्राफ तो ऐसे बना देते हैं और आई का ग्राफ यहाँ तक बना देते हैं। क्लियर है? अगर इसको पूरा करोगे तो कैसे जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये ऊपर आगे बढ़ के यहाँ जाएगा। मैं ये फील कराना चाह रहा था। क्लियर है? यानी अगर ये यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो जो आपका करंट का ग्राफ है वो कहाँ से स्टार्ट होगा, पीछे -π/2। देखो आगे π/2 तो पीछे भी तो होगा माइनस का π/2, यहाँ भी तो होगा माइनस का पाई। तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि इसके पीछे भी अपन की वैल्यू होती है माइनस का π/2। तो मैं यहाँ तो स्टार्ट तो यहाँ से करूंगा, लेकिन चूंकि मुझे दोनों ग्राफ को कंपेयर करना है, दोनों ग्राफ को एक साथ समझाना है, तो जो एक्सिस मैंने इसकी ली वही एक्सिस मैं किसकी लूंगा, इसकी लूंगा। इसीलिए मैं इसी के अंदर दिखाना पड़ता है कि ये स्टार्ट हुआ यहाँ से और ये स्टार्ट हुआ यहाँ से। थोड़ा सा फील कराने की कोशिश की है कि ये डायग्राम किस तरीके से साइकिल को दिखा रहा है। क्योंकि देखो साइकिल को स्टडी करना है, साइकिल को तो कहीं से स्टडी कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, चाहो तो यहाँ से कर लो, कहीं से भी स्टडी कर सकते हो। लेकिन समझ गए ना कि इसी डोमेन में, ताकि दोनों ग्राफ एक साथ देख सकें। क्लियर है? तो ये वाला जो आपका फेजर डायग्राम था वो किसके बीच में था, ई और आई के बीच में। कब? जब आपका प्योर इंडक्टिव सर्किट है, यानी आपके एसी सर्किट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इंडक्टर लगा हुआ है। और एक और बात आपको पहले ही बोल दी गई थी कि इसमें आपको शो करना है कि करंट लैग कर रहा है। तो भाई वो तो हमने शो कर दिया कि करंट हमारा लैग कर रहा है π/2, क्योंकि स्टार्ट में मैंने बताया था कि पहले प्रैक्टिकल हुआ है फिर हम शो कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकल में साफ साफ दिख रहा है कि करंट लैग कर रहा है, तो यहाँ पे भी हमने दिखा दिया करंट हमारा लैग कर रहा है किससे, ईएमएफ से। ठीक है, ये इसके ग्राफ्स हैं। अब आपको आई थिंक ग्राफ भी समझ में आए होंगे। जो ये ग्राफ लिए हैं मैंने वो लिए एस एल अरोड़ा की बुक से। कहाँ से लिए मेरे भाई, एस एल अरोड़ा की बुक से। ठीक है, तो आपको ये ग्राफ अच्छे से समझ आ गए होंगे। ठीक है, यहाँ से ईएमएफ का ग्राफ हो गया, इसका एम्पलीट्यूड कम होता है तो पीछे लिया, और ये कितना लिया है 90 डिग्री कम, यानी ये पीछे से शुरू हो रहा है। यानी जब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर है तब ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है, उस टाइम पे मैक्सिमम वैल्यू पर है, ये मैक्सिमम वैल्यू पर नहीं है। जब ये मैक्सिमम वैल्यू पर ये नहीं है, यानी ईएमएफ पहले पहुंच गया, ये इधर मैक्सिमम वैल्यू पर पहुंचा ही नहीं है। समझो, वही तो बोला गया था कि ईएमएफ यहाँ तो मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गया, अभी ये कहाँ पहुंचा है, यहीं पर। इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहाँ है, यहाँ पर। यानी ये लेट पहुंच गया मैक्सिमम वैल्यू पे, ईएमएफ पहले पहुंच गया। क्यों? क्योंकि ईएमएफ लीड कर रहा है π/2 से करंट को, और करंट लैग कर रहा है, यानी कि करंट ईएमएफ के पीछे पीछे चल रहा है। क्लियर है? वही यहाँ लिखा है, द फेजर डायग्राम फॉर एन इंडक्टिव एसी सर्किट, द फेजर ई मेक्स एन एंगल ओमेगा टी विद द एक्स एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। बहुत अच्छी बात, यानी कि जो एंगल बन रहा है कितना बन रहा है, ओमेगा टी बन रहा है, किसका, ई का। द करंट लैग बिहाइंड द ईएमएफ इन फेज बाई π/2, करंट लैग कर रहा है कितना पीछे, π/2 यानी कि 90। तो यहाँ से हमने क्या करा, इसका 90 डिग्री बना दिया, ये एंगल 90 बना दिया। सो द करंट फेजर आई मेक्स एन एंगल π/2 रेडियन विद द फेजर ई इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यानी कि π/2 एंगल बनाया किधर, क्लॉकवाइज, क्योंकि हम इसको इधर स्टडी करने लगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ओके, आगे इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, इंडक्टिव रिएक्टेंस से पहले ये बात कर लो, ये क्लियर हो गया ना अच्छे से आपको मेरे भाई, बिल्कुल सारी बातें क्लियर है ना, कि कितना आपका फेज एंगल होगा। फेज एंगल कितना है आपका, π/2, फेज एंगल कितना है, π/2। अब छोटी मोटी बात और कर लेते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस की। वो क्या है इंडक्टिव रिएक्टेंस, वो ध्यान से समझना थोड़ा सा। देखो इंडक्टिव रिएक्टेंस, कंपेयरिंग इक्वेशन I नॉट इक्वल टू E नॉट अपॉन ओमेगा एल। आपको याद है कि वो आया था इक्वेशन I नॉट, I इक्वल टू क्या आया था, I नॉट साइन, फिर उसके बाद आया था ओमेगा टी माइनस का π/2, ये आया था। ठीक है, तो वहां पे हमने बताया था कि I नॉट हमारा क्या है, हमारा I नॉट था वो था E नॉट अपॉन ओमेगा एल, ये था। अब थोड़ा इस पर फोकस रखेंगे, वो तो अपना कंप्लीट हो गया टॉपिक कि भाई साइनसॉइडली था,
आई और ई में क्या रिलेशन था, वहां पे हमने ये भी प्रूव कर दिया करंट हमारा लैग कर रहा है ईएमएफ से। अब एक बिल्कुल अलग नया टॉपिक है कि इसकी बात करेंगे, आई नॉट इक्वल टू क्या होता है, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल। ये इसको कंपेयर करना चाह रहे हैं ओम्स लॉ वाले वी इक्वल टू आई आर से। आई इक्वल टू याद करो क्या होता था, वी अपॉन आर। आई इक्वल टू क्या होता था, वी अपॉन आर। एक काम करो, अब एक बात बताओ, ये क्या कहना चाह रहा है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर होता था, पहले ये समझ में आ गया। तो ये कह रहा है कि अगर करंट आई है और वी ई है तो क्या ये आर जो है वो ओमेगा एल की तरह काम नहीं कर रहा होगा, या ओमेगा एल आर की तरह काम नहीं कर रहा होगा। अब लेकिन चूंकि उस सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस ही नहीं था, तो अब हम ये तो नहीं कह सकते वहां पर आर है, पर हम कह रहे हैं वहां कुछ तो है, वहां पर कुछ तो है जो आर की तरह बिहेव कर रहा है। आर की तरह क्या कर रहा है, बिहेव कर रहा है। क्योंकि भाई आर नहीं है, वो क्लियर कर दिया था भाई, रजिस्टर नहीं लगाया है, कोई रेजिस्टेंस नहीं है। पर ओमेगा टी हम उसमें देख पा रहे हैं, ओमेगा टी जो हम देख रहे हैं यहाँ पे ग्राफ के अंदर, वो क्या ओमेगा एल, ओमेगा टी नहीं, ओमेगा एल चल रहा है। आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल था, ठीक है। जो ये ओमेगा एल चल रहा है वो किसकी तरह बिहेव कर रहा है, ओमेगा एल आर की तरह बिहेव कर रहा है। तो देखो ध्यान से समझना क्या कहना चाह रहा है। कंपेयरिंग इक्वेशन ई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन ओमेगा एल विद ओमिक रिलेशन आई नॉट इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर। अगर आई नॉट ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को जब हम कंपेयर करेंगे ओम्स लॉ के हिसाब से, जो कि कहता था आई इक्वल टू ई अपॉन आर, वी फाइंड ओमेगा एल प्ले द सेम रोल हियर एज द रेजिस्टेंस आर इन रेजिस्टिव केस। यानी ओमेगा एल सेम बिहेव कर रहा है एज द रेजिस्टेंस। तो इन्होंने कहा कि इट इज द मेजर ऑफ द इफेक्टिव रेजिस्टेंस और अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टर टू फ्लो ऑफ एसी। यानी जो इंडक्टर है वो भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, किसको, ऑल्टरनेटिंग करंट को, और जो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा वही आपका ओमेगा एल है। तो इन्होंने अब इसको एक नया नाम दे दिया, रेजिस्टेंस तो कह नहीं सकते, इसको नाम दे दिया इन्होंने सच अ नॉन रेजिस्टिव अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट। जो नॉन रेजिस्टिव यानी रजिस्टर तो नहीं है, रेजिस्टेंस तो रजिस्टर ही देता था, तो जो नॉन रेजिस्टेंस अपोजिशन है फ्लो ऑफ करंट का, इसको नाम दिया रिएक्टेंस। क्लियर वर्ड यूज रखना, रेजिस्टेंस रजिस्टर का होता था, इन्होंने लेकिन वर्ड दिया रिएक्टेंस, REACTANCE। यानी ये कहना चाह रहे हैं कि इंडक्टर भी थोड़ा बहुत एसी करंट के फ्लो को अपोज करेगा, तो उसकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिएक्टेंस बोल रहे हैं। रेजिस्टेंस बोल नहीं सकते क्योंकि वहां रजिस्टर नहीं है, तो क्या बोल दिया, रिएक्टेंस। इन दिस केस इट इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस एंड इज डिनोटेड बाय XL। तो यहां पर इस रिएक्टेंस को बोल सकते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि रिएक्टेंस ड्यू टू द इंडक्टर, रिएक्टेंस ड्यू टू द इंडक्टर इज नोन एज इंडक्टिव रिएक्टेंस, और इसको नोट करते हैं XL से। यहां तक बात क्लियर है भैया। इंडक्टर आपका एसी सर्किट में लगाया, इंडक्टर जब एसी सर्किट में लगा तो उसने जो एसी करंट है उसको कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर किया, लेकिन उसको हमने रेजिस्टेंस ना बोल के नॉन ओमिक रेजिस्टेंस को क्या बोला, रजिस्टर रिएक्टेंस बोला। क्या बोला, रिएक्टेंस। और इस केस में इसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस और डिनोट करेंगे XL से। किससे, XL से। तो XL किसके इक्वल हो जाएगा, ओमेगा एल। जैसे वी आई इक्वल टू क्या होता है, वी अपॉन आर, तो ये आर को किससे कंपेयर कर रहा है, ओमेगा एल से। यानी आर ओमेगा एल है, तो जो नॉन ओमिक रेजिस्टेंस है या इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो क्या हो गया, ओमेगा एल। तो यहां से क्लियर हो गया XL, XL यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल्स टू ओमेगा एल। एल क्या होता है, इंडक्टिव कांस्टेंट था, ठीक है, एल की वैल्यू। आगे अब पता ओमेगा क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी का क्या होता है, 2πf, ये आपको फॉर्मूला याद होगा। तो XL को क्या बोल सकते हैं, 2πfL। क्या बोल सकते हैं, 2πfL। बात क्लियर है। वेयर F इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ AC सप्लाई, द SI यूनिट ऑफ इंडक्टिव रिएक्टेंस इज ओम। यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस की SI यूनिट को भी इन्होंने ओम ही बोला है, कुछ फर्क नहीं है। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस भी किस में मेजर होगा, ओम में ही मेजर होगा। क्लियर है, इंडक्टिव रिएक्टेंस बिल्कुल अच्छे से समझ आ गया, ठीक है मेरे भाई। फॉर AC XL इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू F, यानी कह रहा है कि जब AC करंट फ्लो करेगा, क्या करेगा, ऑल्टरनेटिंग करंट फ्लो करेगा, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड करेगा, फ्रीक्वेंसी पे। क्योंकि अभी भी देखा XL इक्वल टू क्या है, ओमेगा एल। ओमेगा की वैल्यू क्या है, 2πfL। तो ये कहना चाह रहा है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस किस पर डिपेंड कर रहा है, इसी सर्किट में फ्रीक्वेंसी डिपेंड कर रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं कि जो XL है यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। यानी जितनी बार ज्यादा करंट अपने आप को चेंज करेगा, पॉजिटिव नेगेटिव, जितनी बार करंट फ्रीक्वेंसी अपनी ज्यादा करेगा उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस भी ज्यादा होगा, और जितनी कम फ्रीक्वेंसी रहेगी एसी करंट की उतना ही इंडक्टिव रिएक्टेंस कम रहेगा। किस केस में, जब आपका इंडक्टर लगा हुआ है सर्किट के अंदर, उस केस में, पहली बात। दूसरा कह रहा है फॉर डीसी करंट में तो फ्रीक्वेंसी जीरो होती है। क्यों, डीसी करंट भैया ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव होता है, एक बार चलता रहता है एक ही डायरेक्शन में, उसकी डायरेक्शन बदलती नहीं है। तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, जीरो। क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब ही क्या होता है, डायरेक्शन बदलना, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस, एक बार प्लस एक बार माइनस। डीसी करंट क्या करता है, कुछ नहीं, सीधा चलता है, फ्रीक्वेंसी जीरो। अब इसकी फ्रीक्वेंसी जीरो तो XL भी क्या होता है, इंडक्टिव रिएक्टेंस जीरो। यानी अगर आपका कैसा सर्किट है,
अगर आपके बैटरी लगी हुई है और इसमें अगर आपने क्या लगा दिया, ये इंडक्टर लगा दिया, क्या लगा दिया, इंडक्टर लगा दिया इस बैटरी वाले केस में, तो यहां पर आपको जो इंडक्टिव रिएक्टेंस मिलेगा यानी कि एक्सएल वो 0 मिलेगा। यानी कंक्लूजन ये निकला कि जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है ना वो सिर्फ और सिर्फ एसी सर्किट में काम करता है। ये इस बैटरी वाले केस में या जिसमें डीसी करंट निकलेगा वहां इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू 0 रहती है, वहां कुछ भी इंडक्टिव रिएक्टेंस नहीं होता, कोई अपोजिशन नहीं होता। ठीक है, तो वही बोला था एन इंडक्टर अलाउ डीसी फ्लो थ्रू इट इजीली, यानी जो इंडक्टर है वो डीसी को तो आराम से फ्लो करने देगा क्योंकि उसको तो अपोज ही नहीं कर रहा। तो इंडक्टर अलाउ डीसी फ्लो थ्रू इट इजीली बट अपोजेस द फ्लो ऑफ एसी थ्रू इट, यानी कि वो किसका अपोज करेगा, एसी का अपोज करेगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ वैल्यू दी हुई है, IRMS यानी रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, IRMS वैल्यू निकालना मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो में बना दिया है, तो वहां से आप वो वीडियो देख लो जिसमें हम कैलकुलेट करते थे भैया कितनी हीट, जैसे हमने बात की थी ना कि जितनी हीट जनरेट होगी ऑल्टरनेटिंग करंट में उतना ही करंट जब हीट जनरेट करेगा डीसी में, तो डीसी करंट की जो वैल्यू होगी वो आपकी RMS वैल्यू होती थी ऑल्टरनेटिंग करंट की। तो उसका आपको पूरा एक्सप्लेनेशन उस वीडियो में ही मिल पाएगा। तो IRMS इक्वल टू होता था I0/√T, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो यहाँ से एक फॉर्मूला निकाला है इन्होंने, IRMS इक्वल टू हम ये भी बोल सकते हैं कि ERMS/XL। ठीक है, इसका यूज हमें न्यूमेरिकल में पड़ेगा, जब न्यूमेरिकल पड़ेगा तब हम देखेंगे। क्लियर है, आई होप आपको इंडक्टिव रिएक्टेंस बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपका जो एक्सएल है, जो आपका जो एक्सएल है वो क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस मींस व्हाट, जो रेजिस्टेंस आप ऑफर कर रहा है कौन, इंडक्टर, किसको, एसी सर्किट में। क्यों, क्योंकि डीसी में तो देख लिया, डीसी में तो कोई रेजिस्टेंस ऑफर ही नहीं कर रहा ना इंडक्टर, तो डीसी में तो क्या है, एक्सएल की वैल्यू 0 है, यानी जो भी रेजिस्टेंस ऑफर करता है वो एसी में करता है। क्लियर है, आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि किस तरीके से जो आपका इंडक्टर होता है जब एसी सर्किट में लगाया जाता है तो किस तरीके का बिहेवियर करंट का मिलता है, वो भी हमने देखा। फिर हमने ये भी देखा करंट कैसे लैग करता है, फिर हमने उसका फेजर डायग्राम भी देखा, फिर हमने उसके अंदर अपोज होने वाली प्रॉपर्टी को भी देखा जो कि एसी करंट को अपोज कर रहा है, इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्लियर है, आई होप आपको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो यानी कि मैं ये भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब हमारा रजिस्टर हो एसी सर्किट में, और ये भी डिस्कस कर चुका कि जब मेरा एसी सर्किट में क्या हो, जब एसी सर्किट में मेरा इंडक्टर हो। अब मेरा एक टॉपिक और बचता है, जब मैं डिस्कस करूंगा कि जब मेरे एसी सर्किट में कौन हो, कैपेसिटर हो, तब क्या होता है। क्लियर है, बिल्कुल इसी तरीके से सीक्वेंस में चल रहा है। रेजिस्टेंस में हमने देखा था कि भैया फेज एंगल 0 था, यहाँ हमने देख लिया फेज एंगल 90 है, यानी कि हमारा करंट क्या कर रहा है, लैग कर रहा है, ईएमएफ लीड कर रहा है। कैपेसिटर में देखने क्या होता है। क्लियर है, आई होप आपको वीडियो समझ आ गई होगी, यूजफुल लगी होगी। अगर आपको थोड़ा सा भी कॉन्सेप्ट समझ में आया मेरे भाई, थोड़ी सी भी यूजफुल लगी तो मेरा आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, देखो ना तो मैंने कभी सब्सक्राइब करने को बोला चैनल, मैं कभी नहीं बोलता कि सब्सक्राइब करो, लाइक करो, कमेंट, कुछ नहीं बोलता। मैं कमेंट करने की जरूर बोलता हूँ, मैं सब्सक्राइब करने की नहीं बोलता, कुछ नहीं बोलता। क्यों नहीं बोलता सब्सक्राइब करने की, देखो अगर आपको वीडियो देखनी होगी तो आप सब्सक्राइब ऑब्वियसली कर लोगे यार, क्योंकि अगर आपको कंटिन्यू वीडियो देखनी होगी आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। कमेंट करने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, देखो क्या होता है कि मैं तो भाई वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब क्या होता है, कभी कभी सामने वाले का फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो सोचता है कि यार सर ना कुछ ऐसा करते तो मजा आ जाता, सर ने ये गलती कर दी, सर ऐसा करते तो कैसा रहेगा। तो जो फीडबैक मिलते हैं ना, सजेशंस, वो बहुत यूजफुल रहते हैं। और मेरा वैसे नया चैनल है तो मुझे तो सजेशंस फीडबैक की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो अगर आपका कोई भी सजेशन हो, कोई फीडबैक हो, अगर कोई सजेशन फीडबैक नहीं भी है, अगर आपको कौन सा समझ में आ गया तो थोड़ा एप्रिशिएट करके निकल जाओ, कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी नहीं है। जरूरी नहीं है सजेशन फीडबैक दो, आपको कौन सा समझ में आया तो कुछ भाई थोड़ा एप्रिशिएट कर दोगे तो मोटिवेशन मिलता है कि नहीं यार और वीडियोस बनाते हैं। ठीक है, तो जो भी हो आप मुझे बस एक छोटा सा कमेंट जरूर करें, बस मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहती है आपसे। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट वीडियो में अपने नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।